चलिए आइए प्रॉफिट एंड लॉस। तो हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्यारे प्रॉफिट एंड लॉस, शिव जी आप बड़ा चमत्कारी डिजाइनर हैं। भला चैप्टर का नाम कहीं नहीं लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आदमी है कि नमूने, चैप्टर का कहीं नाम ही नहीं लिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बड़ा खतरनाक डिजाइनर हैं आप। ससे आप भी थंबनेल में लिखे हैं कि नहीं? हैं गौरव, थंबनेल पर लिखे हैं कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस? भारी नमूने, ये दोनों भी नमूने। परसेंटेज को प्रॉफिट एंड लॉस करिए, दोनों बैठ गए हैं एक के जैसा। इधर शिव जी भी आज यही काम कर रहे हैं। चलिए तो प्यारे आप लोग हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। होमवर्क वाला में जरूर लिख दीजिएगा शिव जी। तो चलिए भाई आज हम आपको सिखाते हैं परसेंटेज आप सीखे हुए थे, और आज आप लोगों को सीखना है लाभ हानि। ये है आपका प्रतिशत। अब प्यारे आप परसेंटेज पढ़े हैं और आज हेडिंग पड़ गया प्रॉफिट एंड लॉस। हम आपको पहले तो ये बता दें कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। पूछिए कैसे भाई? तो हम दिखाते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ रहता है मूल्यमान, तो प्यारे इसमें आपका लिखा हुआ रहता है क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। इसमें प्यारे वृद्धि या कमी के बाद का मान। तो प्यारे इधर आपका लिखा हुआ रहता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इधर लिखा हुआ रहता है प्यारे वृद्धि, तो इसमें आपका लिखा हुआ रहता है लाभ। इसमें प्यारे आपका लिखा हुआ रहता है कमी, तो इसमें लिखा हुआ रहता है हानि। इसमें लिखा हुआ रहता है प्रतिशत वृद्धि, तो इसमें आपका लिखा हुआ रहता है प्रतिशत लाभ। इसमें लिखा हुआ रहता है प्रतिशत कमी, तो इसमें आपका लिखा हुआ रहता है प्रतिशत हानि। लाभ मतलब प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस। इसमें आपका अब दोनों को आप देखकर समझ रहे होंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो चीज आपका प्रतिशत में है वही चीज लाभ हानि में है। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जो परसेंटेज पढ़े हैं वही तो लाभ हानि है, केवल यहाँ पर शब्द आपका चेंज हो गया। मेरा मतलब कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं, कोई अंतर नहीं। और जब आप परसेंटेज पढ़ रहे होंगे तो आप ये महसूस किए होंगे कि रेशियो में जो चीज़ पढ़े थे वही सारा चीज़ इधर अप्लाई हुआ। जो आप एवरेज में पढ़े थे वही आपका परसेंटेज में भी अप्लाई हुआ।
यानी परसेंटेज जब आप पढ़ रहे थे या एज प्रॉब्लम पढ़ रहे थे या पार्टनरशिप पढ़ रहे थे या जो भी आप पढ़ रहे थे, तो आप केवल और केवल इतना ही देखें कि जो रेशियो में पढ़े थे वही सारा चीज आपका यूज हुआ, और एवरेज में जो पढ़े थे वही चीज यूज हुआ। यानी पूरे कॉमर्शियल मैथ में जो आप रेशियो और एवरेज में पढ़ते हैं, रेशियो एवरेज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेशियो में एक मेथड है केवल तुलना करने पर आधारित। तुलना करने के लिए ढेर सारे कंडीशन होता है, टर्म कंडीशन था, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स था और कुछ आपका कंडीशन पार्ट्स था। कंडीशन में आप ये देखें कि कब अंतर समान करेंगे, कब जोगफल समान करेंगे, कब निश्चित राशि परिवर्तित करेंगे, कब रेशियो परिवर्तित करेंगे। इस तरह से आप वहां पर टर्म कंडीशन सीखे थे और वही चीज आप परसेंटेज में देखे यूज हुआ। फिर एवरेज में पढ़े थे पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, वही सब चीज आप यूज किए परसेंटेज में और ये खत्म हुआ। उसी तरह से आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, इसमें भी पूरा कंप्लीट चीज वही होगा। जब सी आई पढ़ेंगे, एस आई पढ़ेंगे तो वो सब बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत तुच्छ है। बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना दीजिएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, कॉमर्शियल मैथ के बाद आप डी आई पढ़िए, डी एस पढ़िए, उसके बाद नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ये सब में भी सब जगह तो रेशियो ही यूज होता है। मेरा कहने का मतलब कि आप रेशियो चैप्टर पर जो भी आप मेहनत किए थे उस पर पकड़ बनाए रहिएगा। परसेंटेज में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि उसका कैलकुलेशन कैसे रेशियो को भिन्न में बदल रहे थे या भिन्न को कैसे रेशियो में बदल रहे थे, परसेंट में बदल रहे थे, उसको केवल आप नहीं भूलिएगा। तो परसेंटेज में केवल एक ही चीज़ आपको कैलकुलेशन कैसे करते थे वो जानना था, बाकी सारा का सारा चीज़ रेशियो में सीखे हुए थे वही यूज हो रहा था। अब प्यारे यहाँ पर प्रतिशत आपका खत्म हो गया। अब लाभ हानि की बात करते हैं, जो कि ये पूरी तरह से आप अच्छे से पढ़ लिए। अब यहाँ लाभ हानि की हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लिखा हुआ है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु जाकर मार्केट से खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अब उस वस्तु को खरीद कर लाए और उसको फिर बेचे। अब बेचने के क्रम में दो चीज होता है, आप जितना में खरीदे उतना ही में बेचे, या तो उससे ज्यादा में बेचे या तो फिर उससे कम में बेचे। तो जितना में खरीदे उतना ही में बेचे तो न लाभ हुआ न हानि हुआ। अब हम बोले जितना में खरीदे उससे थोड़ा सा ज्यादा में बेच दिए, तो जब ज्यादा कीमत पर बेचेंगे तो आपको लाभ कहलाएगा। तो हम बोले लाभ कैसे निकलेगा, तो जितना में बेचे और जितना में खरीदे उन दोनों का अंतर निकालिएगा। और हम बोले खरीद कर लाए जितना में उससे कम में बेच दिए तो वहां हानि होगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकालिएगा तो हानि कहलाएगा। तो हम बोले कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, और लाभ और हानि जो होता है ना वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कहलाता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर। अभी रुकिए, हड़बड़ाएंगे नहीं। हम बोले जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही लाभ या हानि होता है। कैसे समझिएगा। हम बोले कोई वस्तु है जो आप 500 रुपया में खरीदे, ये क्रय मूल्य है, और जब बेचने लगे ना तो इस वस्तु को आप 400 रुपया में बेच दिए। तो इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना, तो अंतर हम निकाले तो अंतर आया 100। तो ये जो अंतर आया तो वो लाभ होगा या हानि। अभी थोड़ा सा और रुकिए। अब हम बोले 500 का चीज, 500 का चीज अब यहां आप 600 में बेचे तो अंतर निकालेंगे। तो अंतर का मतलब पहले बड़ा वाला लिखना और उसमें से छोटा वाला घटाना। तो विक्रय मूल्य 600 है ये, अब इतना में ना बेचकर, ओहो ऊपर लिख देते हैं। हम बोले आप खरीदे हैं 500 में और बेचे हैं 600 में, तो यहां पर दोनों का अंतर निकाले। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना, तो इन दोनों का अंतर निकाले तो 100 आया। अब समझिएगा, जितना में खरीदे उससे कम में बेचे, तो इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो ये आपका हानि कहलाएगा।
हानि कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। हम बोले खरीदे 500 में बेचे 600 में, इन दोनों का अंतर निकालिए, तो जो अंतर आएगा वो यहाँ भी 100 रुपया आया, लेकिन ये प्रॉफिट कहलाएगा। जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे, तो हम बोले जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा रहेगा तो दोनों का अंतर निकलेगा, वो लाभ कहलाता है। और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर निकाले और यहाँ विक्रय मूल्य जब छोटा रहे तो वो हानि कहलाता है। मेरा मतलब सीधा इतना ही है कि आपको लाभ निकालने के लिए कहे चाहे हानि निकालने के लिए कहे, सीधा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर निकाल दीजिएगा, वही लाभ हानि होगा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा रहेगा तो उस स्थिति में हानि होगा, और क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो दोनों का अंतर निकालेंगे, उस स्थिति में वो लाभ कहलाएगा। और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के लिए हम बोले क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर को ऊपर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर को ऊपर, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। फिर से हम बोले जब भी आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना रहेगा तो कितना परसेंट लाभ या कितना परसेंट हानि, तो किसका कितना परसेंट लाभ किसका कितना परसेंट हानि, तो क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य से कंपेयर होता है, क्रय मूल्य में का या से लगता है, इसलिए क्रय मूल्य को नीचे। और हम बोले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही तो लाभ या हानि होता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को ऊपर। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होगा तो अंतर हानि कहलाएगा, तो ये हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो अंतर जो निकालिएगा वो लाभ कहलाएगा, तो ये लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा। यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही लाभ या हानि तो होता है, तो क्रय मूल्य को नीचे लाभ और हानि को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य को नीचे लाभ को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य को नीचे हानि को ऊपर और प्रतिशत में बदलना है 100 से। लेकिन अब इतना नहीं बोलेंगे, सीधे दोनों का अंतर निकालते हैं वही लाभ या हानि होता है। विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि का प्रतिशत निकलेगा। विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा है तो लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा। अब ये तो बात हुआ कि ठीक है, रेशियो में सेक्शन सी में सीखे थे प्रतिशत में बदलने के लिए और परसेंटेज में भी, तो प्यारे ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा x% लाभ, या कहीं पर लिखा हुआ रहेगा x% हानि। तो x% लाभ का मतलब ही होता है प्यारे कि क्रय मूल्य का x% लाभ, एक क्रय मूल्य का x% लाभ। थोड़ा रुकेंगे। हम बोले आप किताब के दुकान पर गए, दुकानदार से पूछ दिए कितना प्रतिशत छूट, बोला 25%। तो आप दुकानदार से ये नहीं पूछते हैं कि किसका 25% छूट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो उस पर लिखा हुआ कीमत है, जो मार्क प्राइस है, जो अंकित किया हुआ है, जो सूची मूल्य है, उसी पर 25% छूट देगा। उसी तरह से यहाँ पर x% लाभ लिखा हुआ है या यहाँ पर x% हानि लिखा हुआ है, तो x% लाभ तो किस पर x% लाभ, तो क्रय मूल्य पर। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर लाभ या हानि होगा। तो x% लाभ का मतलब ही होता है क्रय मूल्य का x% लाभ, x% हानि का मतलब ही होता है कि क्रय मूल्य का x% हानि, क्रय मूल्य का x% हानि। तो अब प्यारे जल्दी से अब बच्चे की तरह ये नहीं बोलिएगा प्रतिशत हटाए बटा 100। अब ये जो का लगा हुआ है क्रय मूल्य के साथ कि लाभ के साथ, तो बोलेंगे क्रय मूल्य के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो बोलेंगे क्रय मूल्य होगा 100 तो लाभ होगा, कहिएगा x, तो विक्रय मूल्य होगा, आप बोलेंगे विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य 100 लाभ x, तब विक्रय मूल्य 100 प्लस x। अब ये बच्चे की तरह ऐसे का से करते नहीं रहेंगे, वो शुरू सिखाने के लिए बोलते थे, वो अच्छी बात था। अब परसेंटेज सीख गए तो आपको बोले थे
कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे सीधा 100 मानेंगे, फिर माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के मध्य सीधा अनुपात प्रकट कर दीजिएगा। तो सीधा x% लाभ, तो किसका x% लाभ? करैमुल का। तो सीधा करैमुल हो जाएगा 100, तो लाभ हो जाएगा x, तब विक्रयमूल हो जाएगा। तो लाभ की स्थिति है तो विक्रयमूल करैमुल से ज्यादा होगा, तो सीधा जोड़ दीजिएगा। तो 100 प्लस x यानी 100 प्लस x विक्रयमूल कहलाएगा। फिर से x% लाभ का मतलब करैमुल है 100, तो लाभ है x, तब विक्रयमूल हो जाएगा 100 प्लस x। 5% लाभ का मतलब करैमुल है 100, तो लाभ है 5, तब विक्रयमूल हो जाएगा 105। उसी तरह से प्यारे जब इधर आपको लिखना रहेगा करैमुल और हानि और विक्रयमूल का रेशियो, तो x% हानि यानी करैमुल का x% हानि यानी करैमुल होगा 100, तो हानि होगा x, तब विक्रयमूल होगा 100 माइनस x। ये सब बच्चे की तरह से लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, तीसरा नेत्र से आपको एकदम फटाफट दिखना चाहिए। तो प्यारे आपको तीसरा नेत्र से सीधा दिखाई देना चाहिए। अब लिखा रहेगा 5% हानि यानी करैमुल है 100, तो हानि है 5, तब विक्रयमूल है 95। लिखा रहेगा 15% हानि यानी करैमुल है 100, तो हानि है 15, तो विक्रयमूल हो जाएगा 85। एकदम फास्ट बोलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए, ये तो आप समझ गए। प्रतिशत में बदलना रहे तो सीधा करैमुल को नीचे, करैमुल विक्रयमूल के अंतर को ऊपर, जो अंतर निकालते हैं वही तो हानि होता है और वही तो आपका लाभ होता है। तो करैमुल को नीचे, लाभ अंतर निकालेंगे तो वो हानि होगा या तो लाभ होगा। प्रतिशत में बदलना है 100 से, लेकिन अब ये बच्चे की तरह गुना करते नहीं रहेगा, यहीं पे रफा दफा कर दीजिएगा। यहाँ भी आपको गुना बच्चे की तरह करते नहीं रहना है, जो फ्रैक्शन है उसी को देखकर रफा दफा कर दीजिएगा। अब करैमुल का रेशियो रहेगा 4 और लाभ का रेशियो रहेगा 1, तब बोलिएगा 1/4 का मतलब सीधा 25% लाभ। अब ऐसे नहीं कहा 100 4 से कट गया 25, तो अच्छा आंसर हो गया ना 25%, ऐसे नहीं बोलना है, सीधे 1/4 यानी 25%। ये आपको तीसरा नेत्र से दिखना चाहिए। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन पर आते हैं और एकदम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल उड़ाना है। अब सीखना तो कुछ है नहीं, सीखा हुआ परसेंटेज में है, रेशियो में है, एवरेज में है। बस अब सीधा एकदम फटाफट आपको स्पीड में करना है। चलिए शुरू हो जाइए। किसी कुर्सी का विक्रयमूल्य 1386 है। करा किसी कुर्सी का विक्रयमूल्य 1386 है यदि हानि प्रतिशत 23% है। इसका मतलब करैमुल है 100, तो हानि है 23, तो बोलिएगा विक्रयमूल्य हो जाएगा तो 100 में से 23 घटा दीजिएगा। अगर 20 घटाते तो 80, 23 घटाते तो 77। अब सीधा यहाँ पर विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से निकालना है करैमुल, तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिएगा। हानि निकालना होता तो 23 से गुना कर देते। चलिए काम खत्म। नेक्स्ट लिखा है एक वस्तु 6800 रुपया में बेचने पर, लिखा है एक वस्तु 6800 रुपया में बेचने पर 75% की हानि होती है। करा 75% की हानि यानी करैमुल है 100, हानि है 75, तब विक्रयमूल्य होगा 25। अब निकालना है जिसको गुना करिएगा, तो कह रहा है इस वस्तु की लागत कीमत यानी करैमुल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो अब जल्दी से जल्दी से काट दीजिए 25 4, तो हो जाएगा 0 0 4 8 32 के 2 हासिल 3 4 6 24 24 और 3 27, तो 27,200। तो नन ऑफ दीज हो जाएंगे। इस तरह से जल्दी से एकदम फटाफट आंसर बोल दीजिएगा। चलिए आगे। करा ए ने अपने रेडियो 180 रुपया में 10% हानि पर बेचा, तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से 10% हानि का मतलब करैमुल होगा 100, तो हानि होगा 10, तब बोलिएगा विक्रयमूल्य होगा 90। निकालना है आपको लागत मूल्य यानी करैमुल, तो 100 से 0 से 0 9 दूनी 18। कहिएगा कि सर ऐसे ही करेंगे क्या, वहां पर हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते? ले सकते, आपकी मर्जी है। बोलिए 10% हानि, तो किसका 10%? करैमुल का 10% मतलब 1/10। 10% का मतलब 1/10 यानी करैमुल है 10, हानि है 1, तब विक्रयमूल्य है 9। अब बोलेंगे विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से करैमुल्य निकालना है 10 से, इससे कट जाएगा 20, तो आपका आंसर हो गया 200। आपकी मर्जी है प्यारे, परसेंट से फरियाइए
अगर फ्रैक्शन में फरियाना है, फ्रैक्शन से फरियाइए, आप जानिए, आपका काम जाने। यदि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बोलिए 20% लाभ मतलब क्रयमूल्य है 100 तो लाभ है 20, तब विक्रयमूल्य है 120। विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से पूछ रहा है, क्रयमूल्य क्या है तो 100 से, 0 से 0, 12 दूनी 24, तो सीधा हो गया 200। आप मान भी सकते थे 20% का मतलब 1/5, यानी क्रयमूल्य है 5 तो लाभ है 1, तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 6। तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालिएगा, तो क्रयमूल्य के लिए आप जल्दी से 5 से गुना, तो आप बोलेंगे 6 × 24, 5 × 20 पर 1 शून्य, यानी आपका आंसर हो गया 200। इस तरह से आप फटाफट कर सकेंगे। बोलिए इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। ये सब आप कर लेंगे प्यारे। फ्रैक्शन में ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो फिर तो ये तो और भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपया में बेचकर अपनी लागत के 1/6 भाग लाभ के रूप में पाता है। लागत मूल्य है 6 तो लाभ है 1, तो बोलिएगा विक्रयमूल्य हो जाएगा 7। तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से निकालना है लागत मूल्य, तो जल्दी से 6 से गुना, 7 दूनी 14, तो 2 बचा तो 21, तो 7 तिया 21। जल्दी जल्दी फटाफट बोल लेंगे। चलिए ये सब आपसे अब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अधिक और कम आ गया तो भी दिक्कत नहीं है। करा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक उसके ग्राहक से लागत कीमत से 11% अधिक लेता है, यानी जितना में खरीदता है ना, वो जब बेचता है तो ग्राहक से 11% अधिक वसूल लेता है। तो 11% अधिक वसूलता है, यानी वो विक्रयमूल्य के रूप में 11% ज़्यादा ले लेता है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक उसके ग्राहक से लागत कीमत से 11% अधिक लेता है, यानी लागत कीमत है 100 तो अधिक लेता है 11, तो वो वसूला कितना, तो 100 का चीज 11 अधिक, यानी 111 वसूला। और इधर कह रहा है कि एक ग्राहक ने एक एलईडी टीवी के लिए इतना रुपया अदा किया, यानी पे किया। उधर बोलिए 100 का चीज 11 अधिक, यानी 111 वसूला। निकालना, उसको गुना करिएगा। तो अब जरा यहाँ पर समझना है, तो उस टीवी का मूल्य कीमत क्या थी। अच्छा ये तो सिंपल ही है, टीवी का मूल्य कीमत क्या थी, तो जल्दी से आप 100 से गुना कर लेंगे। नेक्स्ट, उसी तरह से आगे भी कर लीजिएगा। कह रहा एक व्यक्ति 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदते हुए उसको 15% के नुकसान पर बेच देता है। कह रहा एक व्यक्ति 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदते हुए उसको 15% के नुकसान पर बेच देता है। तो कह रहा साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, तो 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है, तो खरीद मूल्य का तुलना खरीद मूल्य से, यानी 100 से 15% नुकसान पर बेच देता है, तो 15% नुकसान पर, यानी जल्दी से 85 से गुना कर दीजिएगा। तो अब ये सब आपसे बन जाएगा, फटाफट बना दीजिएगा। 6.25%, 6.25% का मतलब होता है प्यारे, 6.25% का मतलब आपको पता है कि 6.25% का मतलब 1/24, ये 1/16। तो अब जल्दी से 1/16, तो 6.25% का मतलब 1/16, क्रय मूल्य है 16, तो आप बोलिएगा लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 17। तो अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो एक वस्तु की लागत कीमत 480 है, और यहाँ 6.25% का मतलब 1/16, यानी क्रय मूल्य है 16, तो लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 17। तो अब जल्दी से बोलेंगे 16 48, तो 17 51, तो आपका आंसर हो गया 510। इस तरह से आप जल्दी जल्दी बोल लीजिएगा। फ्रैक्शन के रूप में ये भी आया हुआ 12.5% का मतलब 1/8, उससे आपको डरना नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्यारे आप जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए टाइप 2, टाइप 2 भी वही चीज़ है, क्योंकि ये सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में डायरेक्ट तुलना करने से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ाएगा, लेकिन नहीं हड़बड़ाएंगे तो बड़ा आराम से बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है टाइप 2, जरा ध्यान देंगे। लिखा है यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है, 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है,
आप लोग भी खूब पिज्ज़ा खाते हैं, घर से बेचारा गार्जियन कितना मुश्किल से पैसा देते हैं और आप लोग झूठ मूठ का पिज्ज़ा खरीदने में पैसा बर्बाद करते हैं। जितना रुपया में पिज्ज़ा खरीदते हैं उतना रुपया में तो कितना अच्छा अच्छा चीज़ बन जाएगा। तो पिज्ज़ा में कुछ रहता नहीं है, लेकिन आप लोग को पिज्ज़ा ही पसंद होता है क्योंकि कॉस्टली होता है। करा यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए? तो एक तो हुआ कि आराम से बच्चे की तरह बनाना, एक है उड़ाना। तो दोनों में अंतर है, पहले दोनों चीज़ को हम समझाते हैं, समझिएगा। यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है तो ये आपका विक्रय मूल्य है, तो कह रहा है उसे 20% का नुकसान होता है, यानी क्रय मूल्य है 100, तब बोलिएगा 20% नुकसान का मतलब विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 80। क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य 80। अगर वो 10% लाभ अर्जित करना चाहता तो बोलिएगा नया वाला विक्रय मूल्य आपका न्यू विक्रय मूल्य, तो ध्यान दीजिएगा 10% लाभ अर्जित करना चाहेगा तो नया विक्रय मूल्य 110। अब कह रहा है उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए? 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तब बोलिए 200 रुपया में बेचा कब? जब 20 हानि हुआ तब, यानी 80। आपको निकालना है किस मूल्य पर बेचना चाहिए तो 10% लाभ हो, यानी 110 से गुना। अब बच्चे की तरह ऐसे रेशियो लिखते नहीं रहिएगा। अब ऐसे रेशियो लिखेंगे तो आपको यहाँ पर समय लगेगा। तो अब सीधा 25 दाएँ 250, एक बार और 25 यानी 275। आप रेशियो लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे, डायरेक्ट देखिए कैसे बोलिएगा, एकदम सिंपल है, जैसे कर रहे थे वही करेंगे। करा यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, यानी क्रय मूल्य है 100 तो हानि हुआ 20, तब विक्रय मूल्य होगा 80। क्रय मूल्य पूछेगा 100 से, अगर हानि पूछेगा 20 से, लेकिन ना क्रय मूल्य पूछ रहा है ना हानि पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कुछ और। अगर वो बात 10% लाभ अर्जित करना चाहे तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो सीधा बोलेंगे 110, यानी क्रय मूल्य 100 तो लाभ 10, तब विक्रय मूल्य 110। अब प्यारे यहाँ जल्दी से काट देंगे 25 8 200, तो आपका सीधा वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यदि कोई विक्रेता 14 रुपया 40 पैसा में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो 10% नुकसान का मतलब विक्रय मूल्य 90। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहे तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचने होंगे? किस मूल्य पर? तो 10% लाभ पर, यानी 110। दशमलव हटाएंगे 1 शून्य, यानी इधर आपका हो जाएगा। अब बोलिए 16 9 44 से, अब यहाँ बट्टा में 10 बचा हुआ है तो सीधे 11 6 66 के 6 हासिल 6, 11 इकाई 11, 11 और 6, तो 11 और 6 17। अब एक अंक के बाद दशमलव, लगभग में आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो 17.6 है। तो अब जल्दी से, अब यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ नज़दीकी मामला आया हुआ है, तो नज़दीकी मामला आया हुआ है तो आंसर अब 16 देना है कि 18 देना है? तो बोलिए 16 से 17 और 1 रुपया 60 पैसा ज़्यादा, जबकि यहाँ पर इससे 40 पैसा कम, तो 18 आप दे दीजिएगा। एक बार फिर से करा, यदि कोई विक्रेता 14 रुपया 40 पैसा में नारियल बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। 10% का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य है 100 तो हानि है 10, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। हानि है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 90। तो जल्दी से विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालिएगा 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचना होगा? तो 25% लाभ है। ओहो, यही लगता है गड़बड़ की लिख दिए थे। 25% लाभ पर कमाना चाहता है 125। ओ, यही गड़बड़ लगता है लिख दिए थे, कोई बात नहीं। 25 4 25 5, अब जल्दी से काटिएगा। 9 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 4, तो 5 4 20। वो यहाँ पे उस समय मिस्टेक कुछ लिखा गया था, वही लगभग में आने लगा था, कोई बात नहीं। चलिए, ये लगभग नहीं आ रहा है, पूरे पूरे आ रहा है। कभी कभी आपका एग्जाम में लगभग रहता है, तो जल्दी से आप आंसर देंगे 20। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लिखा गया था, आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे। अच्छा, कमेंट में आप लोग लिखे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं।
टेस्टिंग इसीलिए कर दिए कि लगा कि वहाँ लगभग में ही आ रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ, इसीलिए दोबारा रीमार दिए। चलिए ठीक है, आगे आइए। कह रहा एक वस्तु को 18,450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। तो वो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से 50% हानि का मतलब क्रयमूल्य है 100, हानि 50, तब विक्रयमूल्य है 50। अब कह रहा 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 50% लाभ पर विक्रयमूल्य 150। तो अब जल्दी से आप काट सकते हैं और गुना कर सकते हैं। तो चलिए 3 से गुना करिए, लास्ट में एक शून्य बैठा लीजिएगा। अब ये सब होगा। करामीत एक बांस 15% की हानि पर इतना रुपया में बेचता है। 15% लाभ पाने के लिए बांस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, वही है, सब कर लीजिएगा। सीधा वहां पर विक्रयमूल्य है तो विक्रयमूल्य का तुलना 85 से 15% लाभ पर, तो 115 से गुना। इसलिए छोड़े कि बहुत बार ये वाला पूछ तेरी के गर्दा है कि, तो ये आप ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब रिपीट करता उससे मतलब नहीं है, डिजिट चेंज करके भी रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह देखिए ऑफलाइन वाले सुमन कुमार नाम तो है लड़की वाला, चलिए ठीक है, लड़का का भी नाम रहता है लड़की का भी नाम रहता है। कुछ नाम होता है जो कॉमन, जैसे रिंकू, परवीन। परवीन हिंदू में बॉयज लोग का नाम रहता है और मुस्लिम धर्म में गर्ल्स लोग का रहता है। तो कुछ नाम ऐसा होता है जो ये क्या हो रहा है, चलिए ये सब बनाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, परसेंट में बड़ी आप लोग लपेटे हैं। चलिए इस तरह से बना लीजिएगा। करा एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर इतना में बेची, तो किस कीमत पर बेचता है कि 10% लाभ हो। अब कर लीजिएगा, ये सब हो जाएगा प्यारे। चलिए आइए यहाँ टाइप 3, तो टाइप 2 तक हो गया। चलिए आइए टाइप 3। करा सुमन ने एक वस्तु 72,000 रुपया में खरीदी एवं 27% की हानि पर बेच दी। उसने इस रकम से एक दूसरी वस्तु खरीदी एवं 30% के लाभ पर बेच दी। समग्र लाभ या हानि क्या है। तो प्यारे पिछला वाला टाइप 2 जैसा ही ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। यहाँ हकीकत कुछ और है। आई 19 नंबर लिख रहे हैं चोट्टा कहीं के। ये सब होमवर्क बनाने के लिए ना है। जब सब हम अभी बना देंगे तो फिर अगला क्लास में क्या आप पूछेंगे और क्या बनाएंगे। एक नंबर का हरामी खोर है कि हराम खोर का एक सीमा निर्धारित होता है, उस सीमा को भी लांघ कर आगे ही चल जाते हैं। चंडाल, सुअर, छछुंदर। देखो क्वेश्चन नहीं बना सकते, बनाएंगे अटकेंगे, नहीं बनेगा पूछेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़े है कि अगला दिन क्लास बंद है। चलिए देखिए आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा, बात को अच्छे से समझेंगे। टाइप 3 प्रश्न संख्या 22। करा सुमन ने एक वस्तु 72,000 रुपया में खरीदी। करा 72,000 रुपया में खरीदी, ध्यान दीजिएगा, एवं इसे 27% हानि पर बेच दी। 27% हानि पर बेच दी। तो क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, अगर 27% हानि पर विक्रयमूल्य निकालना रहे तो 27% हानि पर अगर विक्रयमूल्य कहेगा तो जल्दी से आप 73 से गुना कर दीजिएगा। 27% हानि पर विक्रयमूल्य कहेगा तो 73 से गुना। अगर 27% हानि पर हानि की राशि पूछेगा तो आप 27 से गुना करते,
लेकिन यहां पर ना तो हानि पूछा जा रहा है और ना 27% हानि पर विक्रय मूल्य, इसलिए 73 से भी नहीं करेंगे। लेकिन अब यहां पर आप डिसमिस कैसे करेंगे जो समझिए। उसने इस रकम से एक दूसरी वस्तु खरीदी एवं 30% लाभ पर बेच दी, तो समग्र लाभ या हानि क्या होगा? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, समग्र लाभ या हानि, तो आप कहेंगे 30% लाभ पर तो लाभ 30 से गुना, तो ऐसे नहीं होगा। यहां पर अब आपको समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन है जो घुमा दिया है। अब ये घुमा हुआ है तो इस सेंटेंस को आपको समझना है अच्छे से। जरा एक बार आप फिर से री कर रहे हैं, जरा गौर करिए, दिमाग को स्थिर करिए और कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, जरा इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। करा सुमन ने एक वस्तु 72,000 रुपया में खरीदी, तो 72,000 रुपया में खरीदी, इसका मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस है ना। 72,000 रुपया में खरीदी, रियल में कॉस्ट प्राइस यही है, रियल कॉस्ट प्राइस यही है। अब देखिए हुआ क्या, जरा समझना है। करा खरीदी एवं इसे 27% की हानि पर बेच दिया, तो 27% हानि पर बेचने का मतलब क्रय मूल्य है 100, तो हानि है 27, तब विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा प्यारे 73, आपका हो गया 73। अब यहां पर ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया, लेकिन अब ये जो विक्रय मूल्य है ये चमत्कारी विक्रय मूल्य। कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं चमत्कारी? कुछ अब देखिए हुआ क्या जो समझिए। सुमन ने एक वस्तु 72,000 रुपया में खरीदी एवं इसे 27% की हानि पर बेच दिया, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 27% हानि पर विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 73। इतना में बेच दिया, तो खरीदा था 72,000 में और खरीद के सामान ले आया। अब उसको पसंद नहीं आया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन यूज किया, फिर सोचा बेकार है, ये फायदे का चीज नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचा कि चलो अब घाटे से आके बेच देते हैं। जितना में लाए हैं उतना में भी कोई नहीं ले रहा था, तो सोचा गया चलो घाटे पर बेच देते हैं, तो घाटा पर यानी 73 में बेच दिया। अब 73 में बेचा है, तो अब उस व्यक्ति के पॉकेट में मात्र इतना ही रुपया है जितना ये दिख रहा है। अब इससे क्या कर रहा है जो समझिए। करा उसने इस रकम से एक दूसरी वस्तु खरीदी, इस रकम से दूसरी वस्तु खरीदी, यानी दूसरी वस्तु के लिए ये तो क्रय मूल्य ही कहलाएगा ना। हम बोले शुरू में वो खरीदा था 72,000 में, खरीद के लाया, यूज किया, अब अच्छा नहीं लगा तो उसको बेचा तो मात्र इतना ही रुपया प्राप्त हुआ। अभी उसके पॉकेट में इतना ही रुपया है। अब ये वाला रुपया लेकर फिर से मार्केट में गया और वहां पर करा उसने इस रकम से एक दूसरी वस्तु खरीदी, तो जो दूसरा वस्तु खरीदा वो इसी पैसे से खरीदा, यानी दूसरी वस्तु के लिए ये खरीद मूल्य कहलाएगा। तो ये खरीद मूल्य का तुलना अब खरीद मूल्य से, तो 30% के लाभ पर बेच दे, समग्र लाभ या हानि क्या होगा? तब बोलिए ये खरीद मूल्य का तुलना खरीद मूल्य से यानी 100 से, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 130। अब ध्यान दीजिएगा, रियल क्रय मूल्य ये था, पापा इतना ही पैसा दिए थे, पहले वो खरीदा, पसंद नहीं आया तो बेचा, फिर उससे जाके खरीदा और फिर बेचा, तो लास्ट में उसके पॉकेट में इतना रुपया भी जमा है। तब बोलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य और इधर 2 शून्य से इधर 2 शून्य। अब ये आप इसको गुना कर देंगे तो कंप्लीट विक्रय मूल्य आएगा। तो ये आपका कंप्लीट क्रय मूल्य और ये आपका कंप्लीट विक्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर इससे ये वाला डिजिट अगर बड़ा रहेगा, इस क्रय मूल्य से ये डिजिट बड़ा रहेगा, तो हम बोलेंगे कि लाभ होगा। अगर इससे ये कम रहेगा गुना करने पर, तो हम बोलेंगे कि हानि होगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो अगर ये कम रहेगा तो वो उतना ही रुपया का हानि, अगर इससे ये ज्यादा रहेगा तो उतना ही रुपये का लाभ। तो वही कह रहा समग्र लाभ या हानि क्या है, तो कह रहा इतना रुपया की हानि, इतना रुपया का लाभ। तो हम बोले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इस डिजिट से ये वाला बड़ा रहेगा तो लाभ, और इससे ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही लाभ, अगर इससे ये कम रहेगा तो उतना ही हानि। इस तरह से सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, केवल गुना करना है। गुना करने के लिए प्यारे आप लोग को हम नहीं सिखाएं, एक रूल होता है मारपीट का रूल। अगर मारपीट का रूल अगर सीखे रहेंगे तो यहाँ गुना करने के लिए बच्चे की तरह से अलग से ऐसे, जैसे यहाँ ये लिखा था 73 72,
तो अब 72 और 73 को गुना करना रहेगा। तो यहां हम मार पीट का एक रूल सिखाते हैं, उस रूल के द्वारा ये बड़ी जल्दी गुना हो जाता है। स्क्रीन पर ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे गुना करिएगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर 72 नीचे 73। अब इसको गुना करिएगा तो फिर समय लग जाता है, जबकि वहां पर डायरेक्ट ही मारपीट का रूल से गुना हो जाता है। और रूल अभी नहीं सिखाए हैं मारपीट का, इसीलिए हम गुना नहीं किया, आप गुना करके घटा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक लेने के लिए, बेचारा बुक लेने के लिए आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बनाते हैं, इसको भी बना दूं। अब आप सीख गए तो कर लीजिएगा, हालांकि बना देते हैं। रीटा ने एक वस्तु करा 6500 रुपया में खरीदी और 20% घाटा सहित बेच दी, तो खरीद मूल्य का तुलना खरीद मूल्य से 20% घाटा पर यानी 80 में बेच दी। अब आगे कह रहा है कि इस राशि से उसने दूसरी एक वस्तु खरीदी, तो ये बेचा है लेकिन इसी पैसा से खरीद रहा है, तो अब ये क्रय मूल्य कहलाएगा। और 25% लाभ सहित बेची, तो अब खरीद मूल्य का तुलना खरीद मूल्य से 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125। अगर फ्रैक्शन से आप करते तो प्यारे फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। 20% का मतलब 1/5, यानी क्रय मूल्य है 5 तो हानि है 1, तब विक्रय मूल्य होगा 4। और आप बोलेंगे कि इस पैसे से खरीद कर, और कह रहा है कि दूसरी वस्तु खरीदा और 25% लाभ सहित बेच दी, तो 25% का मतलब क्रय मूल्य होगा आपका 25% लाभ का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य होगा आपका 4, लाभ होगा 1। क्रय मूल्य होगा आपका 4, लाभ होगा 1, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। इस तरह से जल्दी से अब ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया। तो पूछ रहा है कुल लाभ या हानि, तो देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, इसको करिए या इसको करिए, बात बराबर है। देख लीजिए 20 पंचे या 20 चौ, 25 पंचे या 25 चौ, देखिए ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करिए या इसको, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जल्दी से सॉल्व करिए। 5 से काटेंगे 13, 4 से काटेंगे 4। अब बोलिए 13 पंचे 65 पर 2 शून्य। अब बोलिए लास्ट में खरीद कर बेचा तो 6500 रुपया प्राप्त हुआ, और शुरू में भी पापा दिए थे 6500 रुपया, जा बेटा खरीद ला। अब खरीदा, अच्छा नहीं लगा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, तोरी के क्या हो रहा है। तब बोलिए 6500 रुपया मिला था और लास्ट में भी पॉकेट में 6500 आ गया, तो ना लाभ हुआ ना हानि। लेकिन इसके पहले वाला में कुछ लाभ या हानि हो रहा था, क्योंकि सेम नहीं था, तो यहां पर ऑप्शन ये नहीं था, तो आप घटा लेंगे। चलिए अब आइए टाइप 4, टाइम बच रहा ना, एक लिख रहे हैं, रहने दीजिए, अच्छा बन जाएगा जो, ठीक है प्यारे, अच्छी बात है। अब आइए आगे, टाइम है ना कि थक गए लोग, अच्छा अभी टाइम बहुत है। चलिए आगे आइए, टाइप 4, ये है प्यारे आपका टाइप 4। जरा आप समझेंगे, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। अब यहां पर आप सोचिएगा ना, क्या बोलिए क्या, तो किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो आप कहिएगा 4% लाभ का मतलब क्रय मूल्य होगा 100, तो विक्रय मूल्य 4% लाभ पर 104 और 3% लाभ पर, तो आप बोलिएगा न्यू वाला विक्रय मूल्य, तो बोलेंगे 3% के लाभ पर यानी 103। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य का अंतर है 3, तो यहां कहिएगा कि विक्रय मूल्य का अंतर है 1, निकालना है उसको गुना, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो कहिएगा 100 से गुना। अब ऐसे बच्चे की तरह बकलोल बनकर इतना मेहनत नहीं करे, पहले रेशियो लिखे उसके बाद फिर ये लिखे, आई तोरी के, इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही इसको उड़ा दीजिएगा, इतना ही से काम चलेगा। अब ये कैसे ऐसे होगा जरा समझिए। अब जरा आप समझेंगे, एक पॉइंट हम बोल रहे हैं, जरा गौर करेंगे। कोई व्यक्ति है जो 500 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, कोई व्यक्ति 500 रुपया में
दो वस्तु खरीदता है 500 रुपया में, जिसमें से कोई व्यक्ति है जो दो वस्तु खरीदता है जिसमें से प्रत्येक का कीमत है 500 रुपया। एक व्यक्ति है जो दो तरह का वस्तु खरीदता है, एक व्यक्ति है जो दो तरह का वस्तु खरीदता है और उसमें से प्रत्येक का खरीद मूल्य 500 रुपया है। एक को 400 रुपया में बेच दिया, एक को 400 रुपया में बेच दिया, 400 में, और एक को 700 रुपया में बेच दिया। तब बोलिए 500 का चीज 400 में बेचा तो आप बोलिएगा कि सर हानि हुआ। हम पूछेंगे कै रुपया हानि हुआ, तो कहिएगा 500 का चीज 400 में बेच दिया तो बोलिएगा 100 रुपये का हानि हुआ। बोलिए एक है जो 500 रुपया में खरीदा और 700 रुपया में बेच दिया तो आप कहिएगा इसको लाभ हुआ। हम पूछेंगे कितना, तो कहिएगा 200 रुपया। अब प्यारे हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति है जो दो गो वस्तु खरीदा जिसका क्रय मूल्य प्रत्येक का 500 है, लेकिन 500 का चीज 400 में बेचा तो 100 का हानि हुआ और 500 का चीज 700 में बेचा तो 200 का लाभ हुआ। बोलिए क्रय मूल्य दोनों स्थिति में सेम है तो दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा सर विक्रय मूल्य में तो 300 का अंतर है। हम बोलेंगे लाभ हानि में कितने का अंतर है, तो कहिएगा लाभ हानि में भी तो 300 का अंतर है। कुछ बकलोल सोच रहे होंगे कि 200 और 100 में अंतर 100 का ना है। आए बकलोल, अब यहाँ हानि है यहाँ लाभ है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जो होता है तो अंतर में जुट जाता है। तो हानि है और इधर लाभ है, अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर का मतलब दोनों जुड़ जाता है। तब बोलिए दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, एक को 400 में बेचा एक को 700 में बेचा, तो जो अंतर विक्रय मूल्य का है वही अंतर लाभ हानि का भी है। मेरा कहने का मतलब है कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम होता है तो जो अंतर उसके विक्रय मूल्य का होता है वही अंतर उसके लाभ हानि का भी होता है। यानी लाभ हानि का अंतर निकालिएगा तो बोलिएगा विक्रय मूल्य का अंतर उतना ही, अगर विक्रय मूल्य का अंतर बोलिएगा तो कहिएगा लाभ हानि का अंतर वही। तो अब हम बोले कि जो अंतर विक्रय मूल्य का वही अंतर लाभ हानि का, वही अंतर लाभ लाभ का, वही अंतर हानि हानि का। नहीं समझे मेरा बात। हम बोले दो वस्तु को एक रेट पर खरीदे तो एक को लाभ पर बेचे एक को हानि पर, था जो अंतर यहां पर लाभ हानि में होगा वही विक्रय मूल्य में। अब एक को हानि पर बेचे दूसरे को भी हानि पर बेचे तो दोनों हानि में जो अंतर होगा वही विक्रय मूल्य में होगा। अगर दोनों को लाभ पर बेचिएगा तो जो दोनों का लाभ में अंतर होगा वही विक्रय मूल्य का भी अंतर होगा। यानी आप अब कह सकते हैं कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो जो अंतर क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का होता है वही लाभ हानि का। अब देखिए धक्का-धक कैसे उड़ा दीजिएगा। करा किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो आप बोलिए जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वही तो लाभ लाभ का भी होता है, तो ये भी लाभ, दोनों का लाभ में जो अंतर होगा वही विक्रय मूल्य में भी होगा। तो 4-3 में अंतर है 1 तो बोलेंगे विक्रय मूल्य का भी अंतर 1। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो बोलेंगे 100, तो आपका आंसर हो गया 300। जय भगवान। ऐसी फटाफट आप करेंगे, बस ये रहा। अब यहाँ रेशियो लिखना है तो आप रेशियो लिख दीजिएगा। अरे तेरी के गर्दा है। तो यहाँ आइए, करा किसी दुकान द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपया अधिक मिलते हैं। यानी विक्रय मूल्य का अंतर है कि लाभ हानि का कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है कि विक्रय मूल्य का ना क्रय ये हाँ लाभ हानि का ना विक्रय मूल्य का ना लाभ हानि का अंतर। अरे कोइयों का अंतर है, बतवा तो सेम है, जो अंतर विक्रय मूल्य का वही अंतर लाभ हानि का। अब कुछ नहीं सोचना है, सीधे इधर हानि है उधर लाभ, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा तो अंतर 16 का। पूछ रहा बाल्टी का लागत मूल्य क्या है तो 100 से 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 7, 25 सते 75 से 175। बस ये रहा। अगर कास्ट है तो कुछ नहीं, सीधे बोड़िया बस्तर लेके पटना में चलाना। पटना में जनरल कंपटीशन की राजधानी पटना में सीधे, अगर ज्यादा कष्ट है तो दुख दर्द का निवारण है तो सीधे पटना पहुंच जाइए बोड़िया बिस्तर लेकर के। चलिए आगे आइए। पटना के नाम पर आप लोग को गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन प्यारे पटना में रहकर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। पटना में पढ़ेंगे या रिजल्ट नहीं होगा,
सवाल नहीं पैदा लेता है। सूरज पूरब से पश्चिम में उगेगा वो संभव है, आसमां झुकेगा वो संभव है, लेकिन पटना में पढ़कर रिजल्ट ना हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आइए पटना में पढ़िए, पटना में पढ़िए। चलिए इधर आ जाइए। टाइम हो गया क्या? चलिए टाइम हो गया, लोग थक गए हैं लगता है, कमेंट में कुछ और लिख रहे हैं। चलिए तो 25 तक हो गया प्यारे। अब यहाँ से आप आगे कोशिश करिएगा। अब ये सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए अभी बड़ी सारा है। चलिए अनलिमिटेड क्वेश्चन है, कितना देखते रहे, अगला क्लास में होगा। चाहेंगे तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन में करना नहीं है। धीरे पके सो मीठा होवे, एक कहावत है। और कार्बेट दे के पकाते हैं तो वो गलगल हो जाता है तुरंत, वो खाने योग्य नहीं रहता। जानते हैं ना? क्या बोले सर? SSCGD वैकेंसी आया है, फिर से री किया है उसी को। ठीक है, यूट्यूब पर चला देंगे। देखिए प्यारे, कोई भूलल भटकल गांव वगैरह का इधर उधर का होंगे तो जीडी का एक आ जाइए, आ जाइए। देखिए अब सब ऑफलाइन वाले इधर आ रहे हैं, तो आप लोग, ऑफिस बंद है और इसीलिए आप लोग आ गए ऊपर। आवाज़ नीचे जाता है क्योंकि क्लासरूम में चल रहा है, तो वो साउंड का भी ऑन किया हुआ है ताकि बाहर लोग सुने तो आवाज़ चल जाए। यहाँ से ऊपर में छत पर है, जिसके वजह से क्लासरूम से ऑडियो बहुत दूर तक जाता है, 1-1.5 किलोमीटर आगे तक जाता है। और लोग जब यहाँ क्लास करते हैं ना, तो यहाँ से डायलॉग, शायरी ये सब चलता है, तो खतरनाक कंसेप्ट आता है, तो लोग सीटी मारते हैं। और सीटी कम से कम यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर तक आगे जाता है। तो यहाँ से जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है तो दूर दूर तक, 2.5 किलोमीटर दूर तक का लोगों को पता चलता है कि चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में क्लास चल रहा है। तो यहाँ का आकर पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है, लेकिन घर पर जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर कुछ और होता है। यहाँ नींद वगैरह जिनको आता है वो भी भाग जाता है। तो यहाँ हमारा एक शायरी रहता है, डायलॉग रहता है, को बोल कर देखते हैं। झुके पलकों को उठा के न रख दूं, झुके पलकों को उठा के न रख दूं, और सोए विद्यार्थियों को जगा के न रख दूं, तो फिर मेरा नाम चक्रवर्तिया नहीं कि हर विद्यार्थियों को सफल बना के न रख दूं। अब ये सब शायरी डायलॉग चलते रहता है क्लास में, तो यहाँ पढ़ने का अलग आनंद आता है, अलग मज़ा आता है। लेकिन आप देखिएगा जब सामने में यहाँ पर लोग रहते हैं, तो अब एक्सप्रेशन, अब इधर से जो आपको मिला हुआ एक्शन का रिएक्शन तुरंत मिलता है, तो उसका मज़ा कुछ अलग रहता है। तो क्लासरूम में पढ़ने का बात कुछ अलग रहता है। लेकिन ये भी ठीक है भाई, मजबूरी, आप लोग घर पर बैठे हैं तो ठीक है, घर पे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कर ही रहे हैं। लेकिन वही है कि जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो एनर्जी लेवल, जो आपका जितना एनर्जी से अभी पढ़ रहे या हम पढ़ा रहे हैं, इतना एनर्जी लेवल हाई हो जाता है कि उसको मापने के लिए कोई यंत्र होगा तो अगर वो बॉडी में लगाएगा तो वो यंत्र भी ब्लास्ट हो जाएगा, इतना एनर्जी के साथ क्लास चलता है। लेकिन ऑनलाइन में हाँ चल रहा है, किसी तरह से डगमगाते डगमगाते चलता है, तो ऑनलाइन का कुछ और बात है। तो चलिए आज भर प्यारे इतना ही, होमवर्क अवश्य करिएगा, आज भर इतना ही। जीडी के लिए बैच आ रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए, पिछले बार स्टार्ट हुआ था और लोग कर भी रहे हैं और बैच चल भी रहा है, जिसमें केवल मैथ था। अब उसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, जीएस जो है जो सब चलेगा। और साथ ही साथ रीजनिंग का जो भी क्लास, आप में से बहुत सारे लोग हैं कि ग्रुप डी का भी तैयारी एग्जाम देने के लिए लोग कर रहे थे, तो अभी पजल सेक्शन चल रहा था, जिसके वजह से रीजनिंग लोग पढ़ नहीं पा रहे थे कि इतना हाई लेवल का अभी पूछेगा नहीं। तो आज शाम 6 बजे से आपका रीजनिंग जो बैच था वो पजल सेक्शन अभी 1 महीना और चलेगा, लेकिन उसको रोक दिया गया है क्योंकि आगे वैकेंसी है, तो पजल को रोका गया है। और आज से वो टॉपिक स्टार्ट होगा जो एसएससी रेलवे के लिए कॉमन हो, मतलब छोटा छोटा चैप्टर हो, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग या तो अल्फाबेटिकल रीजनिंग, जैसे छोटा छोटा चीज। अब डायरेक्शन है, रैंकिंग है, डाइस है, क्यू एंड क्यूबाइड है, क्लॉक है, कैलेंडर है, अल्फाबेट है, ये सब चीज। तो अब ये छोटा छोटा चीज चलेगा। तो जो भी आप में से भाग लेने के लिए सोच रहे होंगे ग्रुप डी के लिए, वो रीजनिंग आपका सभी लोग को जो पहले से परचेज किए हुए थे मैथ, उनको सारे सब्जेक्ट में जोड़ा गया था, तो वो
वो लोग अब रीजनिंग का क्लास करेंगे। जो भी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे होंगे या एसएससी का दे रहे होंगे, उन लोगों के लिए अब रीजनिंग आज शाम में 6 बजे से स्टार्ट होगा। तो आज से रीजनिंग का क्लास आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यही रहेगा कि लेवल स्टैंडर्ड तक ही जाएगा। मतलब ठीक है कि आपका छोटा छोटा एग्जाम में आएगा, लेकिन लेवल को मेंटेन करते हुए, एकदम जीरो लेवल का चीज नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो लेवल का चीज तो लोग पढ़ाते हैं या सब जगह चलता है, उससे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए कि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए चलेगा कि एसएससी रेलवे का आगे एग्जाम आ रहा है तो उसमें आपको काम आ जाए। तो जो लोग डर गए थे, बहुत सारे लोग पजल पढ़ रहे थे, तो उन लोगों को लग रहा था और लोग फोन भी कर रहे थे कि सर हम लोग ग्रुप डी वाले हैं, इतना डीप में पढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इतना खतरनाक खतरनाक, इतना बड़ा बड़ा, ऐसा क्वेश्चन तो आज तक देखो नहीं किए जितना बड़ा बड़ा बता रहे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के हम क्या करेंगे। तो ये सब बैंक का था, एमबीए का था, कैट मैट ये सब में पूछता है, तो उसके लिए था। लेकिन अब एसएससी और ग्रुप डी ये सब को ध्यान में रख के चलाया जाएगा। तो जिनको भी रीजनिंग करना है वो शाम में 6 बजे से क्लास कर लीजिएगा। चलिए आज भर इतना ही।